my dear student. In this video, we are going to cover chapter 2, part 3 of diversity in the living world. This chapter is from your curiosity book, which is a new NCERT science book for class 6. We have already covered its part 1 and part 2. You can check its link in the description box. Okay, let's read. Here we have plants and animals in different surroundings. You might have observed during nature walks that different animals live in different surroundings. जब आप लोग नेचर वॉक के लिए गए तो आपने देखा था सारे अलग अलग जानवर अलग अलग सराउंडिंग में रहते हैं, है ना? You have also recorded movement of animals in table 2.5. टेबल 2.5 में हमने movements of animal को भी नोट करा था. Does the movement of these animals depend upon their surroundings? क्या ये जानवरों का मूवमेंट उनके सराउंडिंग पे डिपेंड करता है? बताओ बच्चों. ओके, लेट अस कंसिडर फिश एंड गोट्स एज एग्जांपल. ओके, चलो हम लोग फिश और गोट्स को कंसिडर करते हैं. अब देखो, fish live in water. They have streamlined bodies and fins for movement in water. Like फिगर 2.88. स्ट्रीमलाइन बच्चों देखो, मतलब कहने का मतलब ऐसा स्ट्रीमलाइन बॉडी है इनका. तो स्ट्रीमलाइन कहने का मतलब क्या है? आगे में इनको छोटा सा एरिया है और इसके बाद ये बड़ा सा एरिया है. तो इससे क्या होता है कि कम रेजिस्टेंस मिलता है और ये पानी में आराम से मूव कर पाते हैं, है ना? तो इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है. जैसे पानी का मूवमेंट होता है ना, वैसी इनकी बॉडीज होती है. तो इसको इजिली मूव करने में हेल्प करती है. और दे हैव फेंस, उनके पास फेंस भी होते हैं फॉर द मूवमेंट इन वाटर. करेक्ट. अब देखो, गोट्स लिव इन ग्रासी एरियाज एंड मूव विद द हेल्प ऑफ लेग्स. ऑब्वियस है, उनके पास लेग होते हैं जिसकी हेल्प से वो मूवमेंट करते हैं. The sizes and shapes of animal also differ from one another. Correct है स्टूडेंट. जहां पे जो जानवर रहते हैं उसके अकॉर्डिंग उनके बॉडी पार्ट्स होते हैं. इवन आप यकीन नहीं करो कि धीरे धीरे वो जानवर इवॉल्व हो जाते हैं उस सराउंडिंग में रहने के लिए, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे. दैट इज कॉल्ड एज अडेप्टेशन. मतलब जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वो वहां पे इवॉल्व होते चले जाते हैं, है ना? उनमें उनमें चेंजेस होते चले जाते हैं. तो यस, इट डिपेंड्स कि जानवर कहाँ रहते हैं और वो बॉडी पार्ट्स उनके मूवमेंट में हेल्प करता है. ओके, अब आगे देखते हैं. Here we have activity 2.10. Let us compare and analyze. See, look at table 2.6. Recreate a similar table on the blackboard. आपको same table blackboard पे बनाना है. List the name of plants and animal you or your classmate have observed in these regions or already know about. A few examples are given. You can add more. इसके बेस पे आपको मेंशन करना है. लाइक देखो, इन द डेजर्ट, डेजर्ट में क्या रहता है? ऑन माउंटेन में क्या रहता है? इन द ओशन, ओशन में क्या होता है? इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में कौन रहता है? या और कहीं कोई जगह है लाइक जो दोनों जगह रहते हो, है ना? लाइक इन द लैंड और इन द वाटर. ऐसा करके भी आप मेंशन कर सकते हो. एग्जाम्पल के लिए क्या देखा दे रखा है? डेजर्ट में कौन रहता है? कैमल. माउंटेन में we have a deodar tree. In the ocean we have fish. और फॉरेस्ट में हमारे पास लायन रहता है. और भी क्या एग्जाम्पल हो सकता है बताओ? कैक्टस डेजर्ट में होता है. माउंटेन में क्या लिखोगे? पाइन ट्रीज. ओशन में क्या होगा? वेल. और फॉरेस्ट में एलिफेंट. और थर्ड पे आपको जो चाहे आप वो लिख सकते हैं. करेक्ट. अब नेक्स्ट देखते हैं. What are your observations regarding the plants and animals found in various region? अब आपको बताना है कि different different region में जो different different animals मिलते हैं उसमें क्या different है, उसमें क्या मतलब similarities क्या है और difference क्या है. And you have to discuss your observation with your classmate. आपको अपने classmate के साथ ये भी mention करना है. ओके, देखो यहाँ पर cactus है with thick and fleshy stems in a desert. अब हम लोग पढ़ेंगे ऐसा thick सा stem क्यों होता है. ओके,
See, you might observe from table 2.6 that the plants and animals found in one kind of region are different from those found in another kind of region. Correct, student? It's a fact. जो plant और animal, for example, जो animals डेजर्ट में रहते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जो एनिमल बेसिक लैंड में रहते हैं, जो हमारे कॉमन एरिया में रहते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उनका मूवमेंट भी डिफरेंट होते हैं, उनकी ईटिंग हैबिट्स डिफरेंट होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। During a discussion in the classroom, Alex recalled that he observed cactus plant with thick and fleshy stems in the desert of Rajasthan. देखा अभी हमने। Then Maya shares that she saw a deodar tree in the Himalayas of Himachal Pradesh in figure 2.10. देखो यहाँ पास एक देवदार ट्री भी है। These trees are conical in shape and have flexible and slopy branches. अब नोट करो क्यों है। Notice that these two types of plant found in different region are different from each other. And why is it so? Why does the biodiversity of a region vary from that of another? Let us find out. हमें नोटिस करना है और हमें डिस्कस करना है कि क्यों डेजर्ट में रहने वाले सारे प्लांट्स की एकदम मोटी मोटी लीव्स हैं, फ्लैशी फ्लैशी स्टेम्स हैं, और क्यों हिमालय पे रहने वाले प्लांट्स इतने फ्लेक्सिबल हैं और इतने लंबे लंबे हैं, है ना। चलो देखते हैं क्यों है और कैसे है। सी, there is a very little water available in the deserts. A hot desert is typically very hot during the day and very cold at night. Therefore, you will find plants and animals in these areas that can tolerate and survive both the hot conditions during the day and cold condition at night. The fleshy stems of plants found in the desert can store water and help them tolerate the hot condition in these places. अब समझ में आया क्यों होते हैं इनके मोटे मोटे फ्लेशी स्टेम्स। उसमें वो वाटर प्रिजर्व करते हैं ताकि वो एकदम तेज गर्मी में सरवाइव कर सके, और फिर इतनी रात में इतनी ठंड होती है डेजर्ट एरिया में, उस कंडीशन को भी सरवाइव कर सके। तो इन दोनों कंडीशन को सरवाइव करने के लिए जो कैक्टस प्लांट होते हैं, जो कांटेदार प्लांट होते हैं, उनके मोटे मोटे फ्लैशी स्टेम्स होते हैं और मोटे मोटे लीव्स भी होते हैं, सो दैट दे कैन store water and that help them to tolerate the hot condition in these places. Correct? अब देखो हम लोग लंबे लंबे और फ्लेक्सिबल ट्रीज क्यों होते हैं माउंटेन एरिया में। is the mountain in extremely cold region experience a frequent snowfall. In order to survive in such conditions, some of the trees have the ability to let the snow slide off easily. Conical shape and sloping branches of deodar trees enables them to do so easily. है ना, जो कोनिकल शेप है उसकी हेल्प से क्या होगा, वो अपने जो स्नो वगैरह उनके ऊपर गिरेंगे उनको वो गिरा देगा, और स्लोपिंग ब्रांच है मतलब वो नीचे फिसल जाएंगे। करेक्ट, तो वो उनको हेल्प करता है। इसीलिए जो माउंटेन एरिया में जो प्लांट्स होते हैं वो कोनिकल शेप के होते हैं। यदि आप पाइन ट्री देखोगे तो वो भी एक कोनिकल शेप का हो, दैट हेल्प्स टू स्नो स्लाइड ऑफ इजीली। जो स्नोफॉल होते हैं उनके ऊपर उसको गिरा देने के लिए, है ना। और वो फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि यदि हवा भी चले तो वो ऐसे मतलब मूव कर ले बट टूटे ना। करेक्ट स्टूडेंट। और लंबे लंबे होते हैं क्यों, क्योंकि धूप वहां पे कम आती है, तो धूप को मतलब ऑब्जर्व करने के लिए आप कह सकते हो, सनलाइट लेने के लिए वो लंबे लंबे से होते हैं। Okay, you must have understood by now that the biodiversity varies from region to region because of diverse condition. इसीलिए सारे अलग अलग plants, animals, जो अलग अलग रीजन के अलग अलग वेदर कंडीशन होते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन होते हैं, उस पर भी डिपेंड करते हैं, उस पर भी डिपेंड करते हैं।
Look at the images of a camel from the hot desert of Rajasthan. In figure 2.1, we have a camel from hot desert of Rajasthan and a camel from the cold desert of Ladakh. ये जो camel है ये भी camel है but ये cold desert of Ladakh का है. What are the differences you observe between them? What advantages do these differences provide to these camels? अब देखो दोनों में क्या differences हैं और इसमें मतलब क्यों है वो differences? उन differences की वजह से उनको क्या advantages मिल रहे हैं ये सोचो. देखो एक के ऊपर सिर्फ एक हम्प है और यहाँ पे हमारे पास दो दो हम्प हैं. करेक्ट. ये थोड़ा हैरी हैरी सा है और ये थोड़ा कम हैरी है. फिर आप इसके जो हूप्स देखोगे ना मतलब जो पैर होते हैं उसके वो भी थोड़े डिफरेंट होते हैं और इसके भी हूप्स थोड़े डिफरेंट से होते हैं. कैसे होते हैं चलो पढ़ते हैं. सी द कैमल इन द hot desert has long legs with wide hooves. Alex shares that his grandmother told him that the long legs and wide hooves help these camels to walk on the sandy desert without sinking into the sands. बच्चों जब आप बालू के ऊपर चलते हो तो आपके पैर अंदर धंस जाते हैं. करेक्ट. तो जो पैर धंस जाते हैं मतलब बालू के अंदर चले जाते हैं उस वैसा ना हो उससे बचने के लिए इनके पास लंबे लंबे पैर होते हैं. देखो इनके पास लंबे लंबे पैर होते हैं और चौड़े चौड़े से हूप्स होते हैं. On the other hand, the height and legs of camel in cold desert are comparatively shorter than those found in hot desert. These short legs allow them to walk easily in mountainous region. आप देखोगे जो माउंटेन पे रहने वाले जानवर होते हैं वो थोड़े कम हाइट के होते हैं. करेक्ट. और वो उनको हेल्प करते हैं हिली एरियाज में चलने के लिए और उनके पास दो दो हम्प्स भी होते हैं. देखो बताओ क्यों होते हैं चलो पढ़ते हैं. इन डेजर्ट फूड इज नॉट अवेलेबल इजली. कैमल स्टोर फूड इन देयर हम्प्स. है ना यहाँ पे ही पानी और फूड दोनों स्टोर करते हैं. कैमल इन द हॉट डेजर्ट हैव वन हम्प ईच दैट हेल्प्स them to survive during the scarcity of food and water even. Camel in the cold desert have two humps each because these two humps shrinks in the late winters because there is not much food available in the cold desert. They have to use food stored in their humps during that time. Moreover, they grow long hair from head to neck which helps them survive the cold winter of लद्दाख. करेक्ट. बच्चों जब ठंड का मौसम होता है तो हम क्या करते हैं कुछ फरी फरी सा स्वेटर पहन लेते हैं. अब ये कैमल तो स्वेटर पहन नहीं सकते तो इनके बॉडी पे ही हेयर्स लंबे लंबे हेयर्स आ जाते हैं इनके पूरे हेड पे नेक पे बॉडी पे तो उससे वो ठंड में सर्वाइव कर पाते हैं. ओके. और ठंड के टाइम उनके पास जो दो हम्प्स हैं वो भी श्रिंक मतलब वो सिकुड़ जाते हैं क्योंकि जब ठंड में उन्हें ज्यादा खाना नहीं मिल पाता तो वो हम्प में जो स्टोर्ड फैट होते हैं स्टोर्ड वाटर होते हैं उसी को वो यूटिलाइज करती है उनकी बॉडी और उनके हम्प्स थोड़े सिकुड़ सिकुड़ से जाते हैं. फिर जैसे ही फिर से थोड़ा मौसम ठीक होता है फिर से वो प्रॉपर खाना खाते हैं और फिर से उनके वो हम्प्स अपने शेप में आ जाते हैं. तो ये दोनों हम्प्स दोनों अलग अलग डेजर्ट में रहने वाले कैमल्स के हेल्प करते हैं उनको उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए. ओके. अब आगे पढ़ते हैं चलो. सी what other features can help camels to survive in desert area. आप बताओ और कौन कौन से फीचर्स होते हैं जो कैमल्स को हेल्प करते हैं डेजर्ट एरिया में. सोच के बताओ. अभी तो हमने इतने सारे पढ़े सोचो और बताओ. सबसे फर्स्ट क्या है हमारे पास हम्प. है ना. एक के पास सिंगल हम्प है एक के बाद डबल जहां पे अपने फूड और वाटर को स्टोर करते हैं फैट के टर्म्स में. है ना. अब नेक्स्ट क्या है लॉन्ग आई लैशेज एंड क्लोजिंग नॉस्ट्रल्स. अब उनकी जो आप यदि कैमल को ध्यान से देखोगे ना तो उनके लंबे लंबे आई लैशेज होते हैं और उनकी जो नाक होती है ना वो भी वो कवर कर सकते हैं. तो वो क्या हेल्प करता है
to protect themselves from sand and dust during desert storms. जो बालू वाले एरिया होते हैं ना, वहाँ बहुत बड़े बड़े तूफान आते हैं, तो उसमें बालू उड़ने लगती है, तो उनको आंखों और उनके नाकों को बचाने के लिए उनके पास लॉन्ग लॉन्ग आई लैशेज होते हैं और नॉस्ट्रिल्स उनकी कवर हो सकती है. ओके, देन नेक्स्ट व्हाट वी हैव, थिक फर एंड स्किन, है ना, उनको ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए और गर्मी में भी प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि बालू वाले एरिया में रात में बहुत ठंड होती है और दिन में बहुत गर्मी. देन नेक्स्ट व्हाट दे हैव, एबिलिटी टू गो विदाउट वाटर, वो अपने हाथ में बहुत सारा पानी स्टोर कर लेते हैं, तो दे कैन गो विदाउट वाटर फॉर डेज एंड डेज, है ना. देन नेक्स्ट व्हाट वी हैव, concentrated urine and dry feces. Feces is bitter dung, okay, गोबर जो करते हैं. तो कैमल क्या होता है, बहुत थोड़ा थोड़ा यूरिन करते हैं और उनका जो गोबर होता है वो भी एकदम ड्राई ड्राई होता है. और देन नेक्स्ट वी हैव, दे हैव वाइड एंड पैडेड फीट, जो उनको हेल्प करता है डेजर्ट पे चलने के लिए. अब देखो सारे अदर स्टूडेंट ने क्या डिस्कस करा. अदर स्टूडेंट ऑल्सो स्टार्ट शेयरिंग देयर ऑब्जर्वेशन. Kashi from Rajasthan says that camels excrete small amount of urine and their dung is very dry. They do not sweat, है ना, उनको पसीना भी नहीं आता, क्योंकि यदि पसीना आएगा तो पानी निकल जाएगा, इसीलिए उनको पसीना नहीं आता. और उनका जो गोबर होता है वो भी एकदम सूखा सूखा होता है, ताकि वहां भी पानी नहीं जाए, है ना. As camels do not lose much water from their bodies so that they can survive for many days without drinking water. तो अपनी बॉडी से किसी भी फॉर्म में पानी को नहीं लूज करते हैं, ताकि वो बहुत दिनों तक बिना पानी पिए जिंदा रह सके. करेक्ट. ओके, आगे देखते हैं. अब देखो, Maya talk about seeing plants with beautiful bright flowers, that is rhododendrons in the Shola forest of नीलगिरीज. अब माया बताती है रोडोडेंड्रंस के बारे में, ये बहुत खूबसूरत प्लांट होते हैं उसके बारे में. देखो इस फिगर 2.13 में दिया हुआ है. ओके, here is rhododendrons are of shorter height and have smaller leaves to survive through the heavy winds and mountain tops. अब देखो, ये पहाड़ के सबसे ऊपर में होते हैं, ठीक है. अब वहां पे बहुत तेज हवा चलती है, तो उसको सरवाइव करने के लिए ये छोटे छोटे हाइट के होते हैं, और इनकी हाइट भी बहुत कम होती है और इनके लीव्स भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, और इनका कलर भी डिफरेंट होता है. और इसमें डिफरेंस क्या है? However, Pema, who is from Sikkim, mentioned that she has observed rhododendrons in the nearby mountain to be taller. So even plants such as rhododendrons may exhibit different features in different region to survive the condition of those region. Obvious है. देखो नीलगिरी की घाटियां अलग होती है, तो वहां के रीजन को सरवाइव करने के लिए रोडोडेंड्रन ने अलग अलग शेप और साइज को अपना लिया. और सिक्किम वैली में अलग अलग रीजन से अलग वेदर कंडीशन है, तो वहां पे सरवाइव करने के लिए रोडोडेंड्रंस ने अलग फीचर्स को अपना लिया, so that they can survive in those condition, weather condition of those region. तो एक सिर्फ एक बेसिक एग्जाम्पल है रोडोडेंड्रंस का. ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जिन्होंने वहाँ के वेदर और इन्वायरमेंटल कंडीशन में सरवाइव करने के लिए अलग अलग फीचर्स को अपना लिया. ओके, आओ आगे पढ़ते हैं. सी, Sagar tells his classmate that he went to Andaman and Nicobar Island with his parents for a special event. He saw huge whales and colorful fish in the ocean. His father explained that the streamlined body of fish make it easier for them to swim in water. हमने already discuss किया था. जो fish की streamlined body होती है, वो उनको water में move करने में help करती है. उनको वाटर में ऐसे उनको रेजिस्टेंस बहुत कम मिलता है. ओके, वो आराम से वहां पे स्विम कर पाते हैं. अब देखो, we have learned that the plants and animals living in a particular region have special features that make them fit to survive there. The special features that enable plant and animal to survive in a particular region are called adaptation.
मतलब जो अलग अलग प्लांट होते हैं एनिमल में, वो जो अलग अलग फीचर्स को अप्लाई करते हैं सरवाइव करने के लिए उस पर्टिकुलर रीजन में, उसको हम अडेप्टेशन कहते हैं. ओके. The shape of the deodar tree and the height of the rhododendron are adaptation that enable them to survive in the mountainous region. The places where plant and animal lives is called their habitat. तो आपको स्टूडेंट इसको भी बहुत ध्यान से याद रखना है कि हैबिटेट किसे कहते हैं और अडेप्टेशन किसे कहते हैं. ठीक है. द प्लेस वेयर एनिमल्स एंड प्लांट लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट. उसको उनका घर कहते हैं. हैबिटेट मतलब उनका घर. And the special features that enables plant and animals to survive in a particular region are called adaptations. अलग अलग इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए जो अलग अलग फीचर्स उनको शो करते हैं उसको हम अडेप्टेशन कहते हैं. For example, the habitat of sea turtle is the sea or the ocean. है ना. जो sea turtle होता है उसका जो habitat, उसका जो घर क्या होता है, ocean. The habitat of camel is the hot or the cold desert, and the habitat of rhododendron is the mountain. तो rhododendron जो plant है उसका जो घर है वो mountain है. जो camel है उसका घर desert है, either hot or cold. The habitat of plants and animals provide them food, water, air, shelter and other need for their survival. है ना. और वैसे हमारे घर में भी हमारे सर्वाइवल की सारी चीजें मिलती हैं, तो उनके घर में भी उनके सर्वाइवल की सारी चीजें मिलती हैं. And habitat plays an important role in shaping the biodiversity of the region. Obviously बच्चों बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स होते हैं जो सेम हैबिटेट में रहते हैं, वो सेम घर में रहते हैं, और हाँ उनका घर उनके शेप, उनको बायोडाइवर्सिटी को सेव करने के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके. अब आगे देखते हैं. Okay, students, let's know our scientist Salim Ali. He traveled across India to observe diversity in birds. उन्होंने पूरे इंडिया में ट्रैवल किया चिड़ियों की विविधताओं के बारे में जानने के लिए. He prepared a list of birds and documented their travel routes and habitats. बच्चों कितना बड़ा काम है. देखो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सारी चिड़ियों की लिस्ट बनाई और चिड़ियों के ट्रैवल रूट्स को प्रॉपर डॉक्यूमेंट किया, नोट किया, उनके घरों को नोट किया कि वो किस रास्ते से जाते हैं. कभी आपने नोटिस करा है ठंड के समय कुछ चिड़िया बाहर से आती हैं जो बहुत डिफरेंट होती हैं, उस एरिया में कभी नहीं दिखती, सिर्फ एक पर्टिकुलर मौसम में दिखती हैं. बच्चों वो चिड़िया उड़कर आती हैं बहुत दूर से. जैसे साइबेरियन बर्ड्स होते हैं, बहुत सारे ईगल्स होते हैं जो बहुत दूर से आते हैं और उस एरिया में ठंड तक रहते हैं और फिर वो चले जाते हैं, है ना. तो सलीम अली जी ने उनके ट्रैवल रूट्स को प्रॉपर डॉक्यूमेंट किया, उनके हैबिटेट्स को डॉक्यूमेंट किया कि वो कहाँ रहते हैं. And he recorded the reason, wait, he recorded the reason with high diversity of birds and took measures to conserve these reasons. उन्होंने प्रॉपर रिकॉर्ड किया कि ऐसे कौन से एरिया है, ऐसे कौन से रीजन्स हैं जहाँ पे बर्ड बहुत डिफरेंट टाइप्स की रहती हैं और बहुत सारी बर्ड्स रहती हैं. और उन्होंने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने कुछ मेजर स्टेप्स लिए ताकि उन रीजन को हम कंजर्व कर सके, उन रीजन को हम सेव करके रख सके. उनमें से दो कौन से बर्ड सेंचुरीज हैं. फर्स्ट है एक केवला देव नेशनल पार्क जो भरतपुर में है राजस्थान में, एंड रंगनाथी टिट्टू बर्ड सेंचुरी. तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने केवला देव नेशनल पार्क जो भरतपुर में है, इट्स अ बर्ड सेंचुरी, एंड सेकंड वन इज एंड रंगना टिट्टू बर्ड सेंचुरी जो कहाँ पर है, जो मांड्या में है, कर्नाटका में. ये दोनों ऐसे रिजर्व थे, रीजंस दैट ही प्रिजर्व, जो उन्होंने ये नोटिस करा कि इस एरिया में बहुत हाई डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स है, मतलब बहुत सारे टाइप्स के बर्ड्स रहते हैं.
तो उन्होंने इस एरिया को प्रिजर्व करा, सेव कराया विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। उन एरिया को एज अ बर्ड सेंचुरी मतलब मेंशन करा है, सो डैट कि उस एरिया को सेफ रखे, वहां पे लोगों का इंटरफेरेंस कम हो और वहां चिड़िया आराम से रह सके, उनका हैबिटेट सुरक्षित रह सके, है ना। देन देखो, he wrote a landmark series of 10 books on birds of the Indian subcontinent। जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उस पे उन्होंने, वहां पे जितने टाइप्स के बर्ड्स होते हैं उन बर्ड्स के ऊपर उन्होंने प्रॉपर 10 किताबें लिख ली है ना, एकदम सीरीज में। तो वो कि कैसे होती है, उनमें क्या उन्होंने मेंशन किया कि बर्ड्स कैसे होते हैं, उनके नेचर कैसे होते हैं, उनके ट्रैवल रूट्स कैसे होते हैं, उनका घर कैसा होता है। एंड देन ही इज रेफर्ड टू एज द बर्ड मैन ऑफ इंडिया। ऑब्वियस स्टूडेंट, उन्होंने इतना रिसर्च कर रखा था बर्ड्स के ऊपर कि उनको हम लोगों ने बर्ड मैन ऑफ इंडिया का खिताब दे दिया। एंड ही वॉज अवॉर्डेड विथ पद्म विभूषण इन 1976। और 1976 में उनको पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला। कैसे मिला? इंडियन गवर्नमेंट ने उनको दिया। तो ये हमारे साइंटिस्ट थे सलीम अली जी। आइए अब आगे पढ़ते हैं। What are the different ways you can group plants and animals based on their habitat? और किस बेस पे हम मतलब उनके हैबिटेट के बेस पे हम उनको कैसे डिवाइड करते हैं? देखो, फर्स्ट वे, वन वे इज टू ग्रुप देम इनटू दोज दैट लिव ऑन लैंड्स, है ना, जो लैंड्स पे रहते हैं। देन दोज दैट लिव इन वाटर, और जो पानी में रहते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव्स ऑन लैंड आर सेड to live in terrestrial habitat. Some example of terrestrial habitats are forests, deserts, grassland and mountains. Correct? जो प्लांट और एनिमल जो लैंड पे रहते हैं उनको कहते हैं कि वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स है, मतलब उनका जो घर है वो लैंड है। और उसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स और माउंटेन। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव्स इन वाटर आर सेड टू लिव इन aquatic habitat, है ना, जो पानी के घर में रहते हैं। कि उसका एग्जाम्पल क्या होगा जो पानी वाला घर है? The some example of aquatic habitats are ponds, lake, rivers and ocean। जो भी water bodies हैं आप उनको कह सकते हो। And some animals such as frogs that can live in water as well as land, उनको हम क्या कहते हैं? These are called amphibians। जो लैंड्स और वाटर दोनों में रहते हैं। तो जो लैंड पे रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कह सकते हैं, जो पानी में रहते हैं उनको एक्वाटिक एनिमल्स कह सकते हैं, और जो दोनों जगह रहते हैं उनको हम एम्फीबियंस कह सकते हैं। ओके, देखो, what would happen if the habitat of a plant or an animal is damaged? What would happen if a goat does not get grass to eat? Can a fish survive without water? आपको बताना है क्या करेगी जब मतलब एक बकरी को घास ही नहीं मिलेगा खाने के लिए, वो भूखी मर जाएगी। करेक्ट? या फिर किसी प्लांट या एनिमल को पानी नहीं मिलेगा सरवाइव करने के लिए, उनको वो घर नहीं मिलेगा। बच्चों ये सोचने वाली बात है ना। कैन अ फिश सर्वाइव विदाउट वाटर? क्या एक मछली बिना पानी के जिंदा रह सकती है? Check with your parents, grandparents, and neighbors to know about these plant, birds, and insect or any other animals they used to see frequently in their childhood but do not see as often now. उनके साथ डिस्कस करो कि अपने बचपन में वो कौन से जानवर ऐसे थे जो उनको हमेशा वो देखते थे बट अब वो नहीं दिखाई देते। These changes often happen when habitats are damaged. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनके घरों को हमने बर्बाद किया। The damage to habitats of plants and animals results in loss of their homes, food and other resources, and this leads to the loss of biodiversity. जो ब्यूटीफुल प्लांट्स और एनिमल थे जिनके घरों को हमने बर्बाद किया, उसकी वजह से उनको घर नहीं मिला, खाना नहीं मिला, एंड एट द लास्ट वो चले गए, वो एक एक्सटिंक्ट हो गए या फिर बहुत कम हो गए। और इसका बेस्ट उदाहरण है बच्चों गौरैया। यदि आप अपने पेरेंट्स से बात करोगे तो उनके टाइम पे इतनी गौरैया होती थी कि हर जगह गौरैया दिखती थी।
बट अब ये छोटा सा प्राणी जो है हमारा, छोटा सा ब्यूटीफुल सा बर्ड बहुत रेयरली दिखता है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं इनको प्रिजर्व करने के लिए, बट हाँ, इनका रीजन क्या है? हमने इनके घरों को बर्बाद कर दिया है। हमने इतने सारे मोबाइल टावर्स यूज किए हैं कि उसकी वजह से इनको प्रॉब्लम होने लगी सरवाइव करने के लिए। पहले गौरैया थोड़ी सी बड़ी होती थी, अब उनका साइज भी छोटा हो गया है। तो ऑब्वियस है, हमने अपने आप को इवॉल्व किया है, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया है, बट उसकी वजह से हमारे जो प्लांट्स हैं, हमारे जो एनिमल हैं, उनको बहुत डैमेज हुआ है। हम उन डैमेज को खत्म नहीं कर सकते, बट हाँ, हम उस डैमेज को कम जरूर कर सकते हैं। हम उनको हेल्प जरूर कर सकते हैं सरवाइव करने के लिए, है ना? बट कैसे? तो आप डेली अपने छत पर पानी रख सकते हो, दाने डाल सकते हो, ताकि वो छोटी छोटी गौरैया सरवाइव कर सके, आए, खाना खाए, पानी पिए और इस दुनिया में आपके साथ रह सके। ओके स्टूडेंट, आओ कुछ टाइगर्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या आपको पता है? The population of the Bengal tiger, cheetah and the great Indian bustard have declined in India due to loss of natural habitats caused by the human activities. Obvious है बच्चों, हम लोग इतने सारे पॉपुलेशन हमारा इंक्रीज होता चला जा रहा है ह्यूमन बीइंग का, तो हम रहने के लिए जंगल काट रहे हैं। बट जंगल काट रहे हैं तो ऑब्वियस है हम उनका एक जो नेचुरल हैबिटेट है, जो जो हमें नेचर ने उनको एक घर दिया था, उसको बर्बाद कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा बंगाल टाइगर और हमारा इंडियन बस्टर्ड जैसे बहुत सारे जानवर हैं जो जिनकी बायोडाइवर्सिटी बहुत कम होती चली जा रही है ना? उनके जो नंबर्स हैं वो डिक्रीज होते चले जा रहे हैं। देन क्या हुआ? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड सेवरल प्रोजेक्ट टू कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी. Project Tiger was initiated in 1973 to protect the declining population of the Bengal tiger. The cheetah reintroduction project was initiated in 2020-22 to restore the population of cheetah. Similarly, habitats of the great Indian bustard have been declared as protected area in the state of Gujarat, Rajasthan and Maharashtra. जहाँ पे इंडियन बस्टर्ड रहते हैं, उस एरिया को उन्होंने एकदम प्रोटेक्ट कर दिया, ताकि वहां पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी ना हो और वो उनको प्रिजर्व कर सके, उनको उनके एरिया को सेव कर सके, करेक्ट, ताकि उनका जो नंबर्स हैं वो इम्प्रूव हो सके और वो इजिली सर्वाइव कर सके। देन आपको क्या ये भी पता है? Sacred groves are undisturbed patches of forest. Their sizes may vary from quite small to very large. जो बहुत बड़े बड़े नेशनल पार्क होते हैं या फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पे एक छोटे छोटे सेक्रेड ग्रुप्स बनाए जाते हैं, जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी भी नहीं होती है, वहाँ पे आप घूम नहीं सकते, सो दैट कि वहाँ पे जो जानवर हैं वो एकदम सेफ रहे, वहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो एकदम सेफ रहे, उनको कोई हार्म ना पहुंचे, करेक्ट? See, sacred groups are found all over India. They are home to different kinds of plants and animals, including numerous medicinal plants. These are protected by the local community, and no one is allowed to harm any animals and cut trees in these groups or disturb the area. जो ये सेक्रेड ग्रूव्स होते हैं, ये घर है बहुत सारे प्लांट और एनिमल का, जिसमें बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, और इन सबको सेव करते हैं जो लोकल कम्युनिटी, जो लोकल लोग हैं, वो लोग उनको हेल्प करते हैं उनको सेव करने के लिए। और किसी भी बाहर के लोगों को वहाँ पे जाकर किसी भी एनिमल को हर्ट करना या फिर किसी प्लांट को तोड़ने की परमिशन नहीं होती है, उस एरिया को डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। And this way, the sacred groups are community protected treasure of biodiversity. And you have to find out about the sacred groups of your region. आपके आपके घर के आसपास, आपके सिटी के आसपास कौन सा नेशनल पार्क है, उसमें कोई सेक्रेड ग्रूव है कि नहीं, या फिर किसी भी विलेज में आप कोई ऐसा सेक्रेड ग्रूव्स है जिसको सेफ रखा गया है फॉर द सेक ऑफ आवर बायोडाइवर्सिटी। तो ये आप पता करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड हियर वी हैव अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ सेक्रेड ग्रूव्स फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। हमारा वेस्टर्न घाट बहुत ही खूबसूरत है स्टूडेंट्स, बट यस, वहाँ बहुत सारे सेक्रेड ग्रूव्स हैं, सो डैट कि हमारे बहुत सारे प्लांट और एनिमल सेफली रह सकें। ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे
बस अब क्वेश्चन पार्ट बच गया है, and initially we will discuss about the summary and then we will have a question answer. Okay, thank you student.